हेलो विद्यार्थियों, एलिट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण पद्यांश के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ कह दिया है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, ये पद्यांश है आपका और ये जो है आपके प्रश्न है। ठीक है, जिसमें से आपको क्या है 5 प्रश्न मिलेंगे और एक प्रश्न जो होता है बिल्कुल फिक्स होता है। जैसे कि इसमें आपको क्या है पाठ का नाम और क्या कहते हैं लेखक का नाम आपको बताना रहेगा। तो आइए देखते हैं। बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे से इस सदन में पुष्प सुगंध को ले। ठीक है, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हो। फिर आगे क्या है, धीरे बोली सा दुख उससे श्रीमती राधिका यूं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। फिर आगे क्या है, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। ठीक है, ये जो है आपका पद्यांश हो जाएगा। अब अर्थ देख लेते हैं क्या है, क्योंकि जो पद्यांश होते हैं ठीक है, गद्यांश की बात अलग होती है, आप उसमें प्रश्न पढ़कर दे सकते हैं। ठीक है, गद्यांश आप जो है उसका पढ़कर उसके प्रश्नों के उत्तर आराम से दे सकते हैं, लेकिन जो पद्यांश होता है इनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपको पद्यांश आना चाहिए। ठीक है, लेकिन मान लो अगर नहीं आता है आपको, लेकिन थोड़ा बहुत आप गेस कर लेंगे, यहाँ पे आप पढ़ेंगे, इतना पढ़ाया गया होगा तो आप तो थोड़ा बहुत तो गेस कर ही सकते हैं कि प्रश्न कहाँ से पूछा गया। अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ भी लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, अब इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या है, बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते। तो राधा रानी जी जो है क्या है घर पर एक दिन अकेले बैठी हुई है और क्या है फिर आगे आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते। जो उनके नेत्रों से यानी जो उनके दोनों नेत्रों से जो अश्रु बह रहे थे वो क्या है धरती को भिगो रहे थे या फिर कहें कि जमीन पर गिर रहे थे। ठीक है, फिर है आई धीरे इस सदन में पुष्प सुगंध को ले। ठीक है, क्या है पुष्प सुगंध को ले, अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है यहाँ पे कि जो प्रातःकालीन हवा या फिर जो प्रातःकालीन पवन है वो क्या है रोशनदानों के द्वारा जो है घर पर प्रवेश करती है। ठीक है, फिर क्या है, आई धीरे से इस सदन में पुष्प सुगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। कहने का यहाँ पे तात्पर्य क्या है कि सुबह सुबह जो है सुगंधित जो हवा है या फिर कहें जो पवन है वो क्या है रोशनदानों के द्वारा जो है घर पर प्रवेश करती है और क्या है वातावरण को क्या है सुगंधित कर रही है। फिर आगे देखते हैं क्या है, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता को। ठीक है, जो प्रातःकालीन जो सुगंधित हवा है ठीक है, इससे क्या है राधा रानी का जो दुख है वो क्या है और बढ़ गया। ठीक है, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता, यानी उनका दुख क्या है और अधिक बढ़ गया है। फिर आगे क्या, धीरे बोली सा दुख उससे श्रीमती राधिका यूं। ठीक है, फिर राधा रानी जो है वो पवन से क्या कहती है, हवा से क्या कह रही है कि प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। अर्थात यहाँ पे कहने का तात्पर्य क्या है कि राधा रानी जो है जब पवन जो उनके घर पे या फिर कहीं हवा जो है उनके घर पर जब प्रवेश करती है और वातावरण को क्या सुगंधित करती है, उसके बाद क्या है इससे उनका दुख कम नहीं होता, उनका दुख क्या है और अधिक बढ़ जाता है। इससे जो थोड़ा सा गुस्सा करते हुए जो है राधा रानी जी कहती हैं, किससे, पवन से कहती है कि प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे सताती, यानी कि हे हवा या फिर हे पवन तू मुझे इतना क्यों सता रही है, यानी इतना मुझे परेशान क्यों कर रही है, क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से। मतलब क्या है यहाँ पे राधा रानी जी जो है क्या है वो पूछ रही है, किससे, पवन से पूछ रही है कि क्या तू भी जो है यानी क्या तुम भी क्या है कलुषित मतलब कठोरता और काल मतलब क्या होता है समय, क्या समय की कठोरता से तुम भी पीड़ित हो। ठीक है, ये जो है इन पंक्तियों का अर्थ हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं इनके प्रश्नों को। ठीक है, तो यहाँ पे पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, क्या लिखना है यहाँ पे संदर्भ, तो आपको ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपको इसमें क्या है पेपर में टाइम वेस्ट होगा, तो आपको सीधा क्या डालना है पाठ का नाम और जो है कवि का नाम। ठीक है, क्या पाठ का नाम डालना है और कवि का नाम डालकर सीधा पाठ और कवि का नाम लिखना। जैसे आप यहाँ पे पाठ का नाम डालेंगे तो क्या पवन दूत का, ठीक है, ये पवन दूत का से लिया गया है और जो इसके कवि है कौन से है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔधी है। ठीक है, बस आपको इतना करना है। ठीक है, ये लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, फिर अगला क्या है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने राधा की किस स्थिति का वर्णन किया है। प्रस्तुत पद्यांश में जो है राधा रानी जो है उनकी किस स्थिति का वर्णन किया गया, तो मैंने आप लोगों को भी बताया किस अवस्था में थी, यानी दुखी थी, यानी कह सकते हैं कि वियोगावस्था। ठीक है, वियोगावस्था का यहाँ पे वर्णन किया गया है। ठीक है,
ये जो है इन प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आपको सिर्फ समझना है, इतना जो दिए हुए हैं ये सब नहीं करने की आवश्यकता है। आपको जो मैंने बताया है वही आंसर यहाँ पे सही होगा। ठीक है, सही ये भी है लेकिन ये थोड़ा सा विस्तार से दिए, लेकिन आपको बोर्ड पेपर में एग्जैक्ट आंसर जो है लिख कर आना है। तो ठीक है, आपको बस यही सब ध्यान रखना है बातों को। ठीक है, अगला क्या है, नायिका ने पवन को क्रूर क्यों कहा है। ठीक है, ये हमें बताना है यहाँ पे। तो नायिका ने पवन को क्रूर इसलिए कहा है क्योंकि उसके कारण जो है नायिका का दुख अधिक बढ़ रहा है। ठीक है, और अधिक जो है बढ़ रहा है। ठीक है, ये जो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, प्रस्तुत पद्यांश में रस योजना। ठीक है, यहाँ पे बताना है किस रस का प्रयोग किया गया। तो जैसा कि आप लोगों ने पंक्तियां पढ़ा और समझा तो आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा कि उन पंक्तियों में कौन सा रस होगा। तो श्रृंगार रस में कौन सा रस होगा, तो वियोग श्रृंगार। ठीक है, श्रृंगार रस होगा, और श्रृंगार रस में कौन सा रस होगा, तो वियोग श्रृंगार रस होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो आगे जो है आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, 2 लाइनों की व्याख्या करनी है। जैसे यहाँ पे ये आपको करना था, प्रातःकालीन सुपवन इसी काल के वातायनों से संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता। ठीक है, ये इन 2 लाइनों को आपको अपने शब्दों में जो है इनकी व्याख्या करनी है। जैसा कि मैंने क्या बताया कि जो प्रातःकालीन हवा थी वो क्या रोशनदानों के द्वारा जो है राधा रानी के घर पर प्रवेश करती है। ठीक है, उनके प्रवेश करते हुए क्या वहां के वातावरण को सुगंधित करती है। इससे जो राधा रानी होती है उनका क्या होता है, तो उनका जो दुख होता है वो और अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, अगर आपको अपने शब्दों में लिखना है तो आप लिख सकते हैं ना कि प्रस्तुत पंक्तियों में जो है कवि कहना चाहता है कि आप जो मैंने अभी अर्थ बताया वो उसके आगे आप ये लिख सकते हैं। जो वहां आपको पेपर में अपने अनुसार अपने शब्दों में जो समझ में आए वो वहां पे आपको कर कराना है। ठीक है, अगला देख लेते हैं कौन सा पद्यांश है। अगला ये पद्यांश है, देख लेते हैं। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ। ठीक है, फिर आगे क्या है, जाके मेरी शब दुख कथा शाम को तू सुना दे, फिर है जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजु कुंजे मिलेंगी। फिर आगे क्या है, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे वे, फिर तो भी मेरा दुख लख वहां जाना विश्राम लेना। ठीक है, ये जो है पद्यांश है। एक बार प्रश्नों को एक बार सरसरी नजर से जो है देख लेते हैं कौन कौन से यहाँ पे प्रश्न है। तो ठीक है, तो यहाँ पे पूछे हुए क्या है पद्यांश। ठीक है, शीर्षक और कवि का नाम बताना है। और यहाँ पे क्या है, संदेश प्रेषक ने नव जलद से कंज से नेत्र वाले शब्द किसके लिए प्रयोग किया है। अभी हम लोग इन प्रश्नों के उत्तर जान जाएंगे जब हम लोग क्या है, जब मैं आप लोगों को पद्यांश जो पढ़ा दूंगी तो आप लोग ये जो प्रश्न दिए हैं आपको आसान लगेंगे। ठीक है, मधुवन जाकर किसने कोई संदेशा नहीं भेजा, बावली और अल्प शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना है और रेखांकित अंशों की व्याख्या। ठीक है, अब जो है हम पद्यांश को पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ये यहाँ पे पद्यांश दिया हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। तो राधा रानी जो है कृष्ण को क्या है संदेश भेजना चाहती है। ठीक है, संदेश भेज रही हैं और उनके बारे में बता रही, उनकी थोड़ा शिकायत कर रही हैं। जैसे कहें कि उनकी शिकायत कर रही है किससे, पवन से कर रही हैं। उन्हीं की पंक्तियों का यहाँ पर वर्णन किया गया और वो जो अपना दुख है, दुख जो पीड़ा, उनकी दुख पीड़ा जो है वो क्या है पवन को बता रही है और कह रही है कि मेरा जो संदेश है किसी श्री कृष्ण को जाकर क्या सुना देना, यानी बता देना उन्हें। ठीक है, अब जो है इसका थोड़ा सा देख लेते हैं क्या अर्थ होगा। जैसे कि यहाँ पे दिया, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले। ठीक है, तो यहाँ क्या, मेरे प्रिय अर्थात श्री कृष्ण, नौ जलद से कंज से नेत्र वाले का अर्थ क्या होता है, जलद मतलब क्या होता है बादल, और फिर है कंज से नेत्र वाले, कंज मतलब क्या होता है कमल। ठीक है, यानी बादल के समान, नवीन बादल के समान और कमल के नेत्रों वाले। ठीक है, श्री मेरे प्रिय या फिर कहें श्री कृष्ण जो है कैसे हैं, नव जलद के समान या नवीन जो है बादलों के समान है और जो है किसके, कमल के समान नेत्रों वाले हैं। ठीक है, आगे क्या, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा। ठीक है, जब वो क्या है वृंदावन से कहीं चले गए हैं। ठीक है, वृंदावन से जाने के बाद क्या है उन्होंने क्या है ना तो आए हैं वापस और ना ही कोई हमें संदेशा भेजा है। ठीक है, वो क्या है वृंदावन को छोड़कर जब से गए हैं तब से ना तो वो वापस आए हैं और ना ही मुझे कोई संदेशा भेजा है। ठीक है, फिर मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। ठीक है,
जहाँ पे क्या अर्थ है इसका, तो श्री कृष्ण के जो प्रेम में या फिर क्या है श्री कृष्ण के प्रेम विरह में क्या है, जो राधा रानी जी हैं वो क्या है विरह दुख के कारण क्या हो रही है, रो रो कर पागल हो रही हैं। और वो कह रही है किससे, पवन से कह रही है कि जाके मेरी सब कथा दुख कथा श्याम को सुना दे। यानी वो राधा रानी जो है वो क्या है पवन से कह रही है कि हे पवन, तुम जाकर वहां पे क्या है श्री कृष्ण को मेरा दुख और मेरी पीड़ा जो है जाकर सुना दो, ठीक है, या फिर बता देना। आगे क्या है, ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुगंध कितनी मंज कुंजे मिलेंगी। इसका अर्थ क्या होता है, तो राधा रानी जो है किसको, पवन को जो है क्या कर रही है, उसको जो है सावधान कर रही है या फिर कहें उसे सचेत कर रही है। किससे सचेत कर रही है, कि कह रही है कि जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, हे पवन जैसे ही तुम मेरा घर छोड़कर थोड़ा सा आगे बढ़ोगी, ठीक है, क्या है जैसे ही मेरा घर छोड़कर तुम थोड़ा सा आगे बढ़ोगी, शोभा वाली सुगंध कितनी मंज कुंजे मिलेंगी। तो जैसे ही तुम आगे बढ़ोगी वैसे तुम्हें कितनी न जानी सुखद या फिर कहें शोभायमान वाली मंजुएं मिलेंगी, ठीक है, मंजू आनी मतलब मंजुएं और कुंज मिलेंगी, ठीक है, प्यारी छाया मधुर स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, ठीक है। अगर जैसे ही तुम मेरा घर छोड़कर थोड़ा सा आगे बढ़ोगी, घनी जो छाया है, वहां जो पक्षियों का कलरव है और जो नदियों का जो स्वर जो है वो तुम्हें क्या है मोह लेगा, ठीक है, अपनी ओर आकर्षित करेगा। फिर आगे क्या है, तो भी मेरा दुख लख वहां जा ना विश्राम लेना। इन पंक्तियों का अर्थ क्या होगा, तो ये जो शोभायमान तुम देखकर यानी क्या है पक्षियों की प्यारी प्यारी जो मधुर मधुर कलरव सुनकर और नदियों के प्रवाह को और क्या है और जो वहां पे छाया यानी घनी जो छाया होगी, ये सब शोभायमान वाली चीजों को जो तुम देख कर क्या है, तो भी मेरा दुख, वहां पे ये सब देख कर क्या है मेरा दुख भूल कर विश्राम न करने लगना, ठीक है, विश्राम मत करना, ठीक है। ये जो है इन पंक्तियों का अर्थ हो जाएगा, ठीक है। अब जो है प्रश्नों को देख लेते हैं क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे दिए कि उपयुक्त पद्यांश हम शीर्षक का नाम बताना था, तो कहाँ से लिया गया, तो पवन जो है दूतिका से लिया गया, ठीक है। शीर्षक क्या हो जाएगा आपका, तो पवन दूतिका, और कवि कौन से है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी के द्वारा जो है ये लिखा गया है, ठीक है। दूसरा क्या, संदेश प्रेषिका ने नौ जलद से कंज से नेत्र वाले शब्द किसके लिए प्रयोग किया है, तो पहली लाइन में मैंने बताया किसके लिए प्रयोग हुआ था, तो श्री कृष्ण के लिए प्रयोग हुआ था, ठीक है, किसके लिए, तो श्री कृष्ण जी के लिए जो है ये शब्द प्रयोग किया गया था। और संदेश प्रेषिका कौन है, तो राधा रानी, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तो क्या है, मधुवन जाकर किसने कोई संदेश नहीं भेजा, ठीक है, मधुवन जाकर किसने कोई संदेश नहीं भेजा, तो श्री कृष्ण ने, ठीक है। अगला क्या है, बावली और अल्प शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए या फिर अर्थ लिखिए, ठीक है। तो बावली का अर्थ क्या होता है, तो पागल होता है, ठीक है, क्या हो जाएगा, बावली का अर्थ क्या होता है, पागल होता है। और बात करें अल्प मतलब थोड़ा, ठीक है, क्या हो जाएगा, थोड़ा। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो जैसा कि मैंने पीछे बताया था एक बार फिर से देख लेते हैं कौन सा जो है रेखांकित अंश हमें यहाँ पे बताना है, किसकी हमें व्याख्या करनी है। तो क्या लिखा है, ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुगत कितनी मंज कुंजे मिलेंगी। तो यहाँ पे राधा रानी क्या है, किसे सचेत कर रही है, पवन को सचेत करते हुए कहती है कि तुम जैसे ही मेरा घर छोड़कर थोड़ा सा आगे बढ़ोगी, तुम्हें वहां पर क्या है बहुत सी चीजें जो है शोभायमान या फिर आकर्षित करने वाली मिलेंगी, यानी न जाने कितनी तुमको कुंजे मिलेंगी, ठीक, जो तुम्हें क्या है अपनी ओर आकर्षित करेंगी। ये जो है ये इसकी व्याख्या हो जाएगी इन पंक्तियों की, ठीक है। वहां पे आपको बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं बताना है, आपको अपने शब्दों में बताना है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। जो आपको समझ में है वो आपको वहां पे करना है, ठीक है, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। अगला जो है देख लेते हैं कौन सा पद्यांश है। अगला पद्यांश है, तो पद्यांश पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं इसका सार बता दूं या फिर थोड़ा सा समझा दूं इसके बारे में क्या है, ठीक है। तो इन पंक्तियों में ये बताया गया है कैकेयी हैं, ठीक है, श्री राम से जो है मिलने जाती हैं और वहां पे जो है अपनी व्यथा या फिर कहें कि अपना दुख बताती है कि उन्होंने जो है उन्हें वनवास क्यों भेजा। तो यहाँ पे जो भरत है क्या उनके द्वारा जो है ये सब नहीं कहा गया कि भरत के दबाव में आकर उन्होंने क्या है श्री राम को वनवास कहा, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। ये सब बातें जो है इन पंक्तियों में स्पष्ट होता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या है श्री राम से बातचीत या फिर क्या उनसे क्षमा मांगने के लिए गई है, ठीक है।
तो अब देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा होगा कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उत्साही गई भरत से हूँ, तो पति समान ही स्वयं पुत्र को भी खोऊं। फिर है ठहरो मत रोको मुझे, कहूं सो सुन लो। फिर आगे क्या है, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। ठीक है, फिर है, थी संछत रास निशा उत्तेज टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। ये जो है यहाँ पे पंक्ति हो जाएगी। अब जो है अर्थ देख लेते हैं इसका क्या है। जैसे यहाँ पे दिया दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, तो यहाँ पे जो कैकेयी है वो क्या है, प्रभु श्री राम से कहती हैं, क्या कहती है कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। ठीक है, दुर्बलता का जो क्या कह सकते हैं, दुर्बलता का एक चिन्ह होता है क्या, शपथ, प्रतिज्ञा जो होती है वो क्या होती है, मनुष्य की एक दुर्बलता को व्यक्त करता है। ठीक है, फिर है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। लेकिन अबला मतलब क्या होता है, स्त्रियों के लिए। ठीक है, लेकिन स्त्रियों के लिए और कौन सा रास्ता बचा है, या फिर और कौन सा रास्ता है। ठीक है, यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठीक है, ये यहाँ पे दिए इन पंक्तियों का अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पे जो कैकेयी है वो कहती है श्री राम से, क्या कहती हैं कि अगर मैं भरत के द्वारा, यानी भरत के द्वारा उकसाई गई हूँ, या फिर उनके द्वारा कुछ भी कहा गया है, यानी आपको वनवास भेजने के संदर्भ में भरत के द्वारा कुछ भी कहा गया, या फिर क्या है, उनके द्वारा मैं उकसाई गई हूँ, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। तो जो जिस प्रकार मैंने पति को खोया है, उसी प्रकार क्या है, मैं अपने पुत्र को भी खो दूं। ठीक है, कैकेयी यहाँ पे क्या कहना चाह रही है कि जो भरत है उसका जो है क्या है, श्री राम को क्या है, वनवास भेजने में कोई हाथ नहीं है। ठीक है, उसने मुझसे क्या है, नहीं कहा है कि मैं जो है श्री राम को क्या है वनवास भेजूं, या फिर आपको जो है वनवास भेजूं, उसका जो है कोई हाथ इसमें नहीं है। फिर है, ठहरो मत रोको मुझे, कहूं सो सुन लो, यानी रुको। ठीक है, ठहरो मतलब रुको, मत रोको मुझे आज क्या है, मत रोको। ठीक है, कहूं सो सुन लो, जो मैं कहना चाहती हूँ वो आप लोग सुन लें। ठीक है, फिर है, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप ना करने पाऊं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कैकेयी जो है कह रही है कि करके पहाड़ सा पाप, क्या है, यानी पहाड़ की, या फिर क्या है, बहुत बड़ा पाप करने के बाद भी क्या है, मैं मौन रह जाऊं, यानी मैं शांत रह जाऊं, तो राई भर भी अनुताप ना करने पाऊं, एक थोड़ा सा भी कहे रत्ती सा भी मैं क्या है पश्चाताप ना करने पाऊं, और मैं क्या मौन रह जाऊं, तो क्या इसका मतलब निकलेगा। ठीक, और जो मैं कहना चाहती हूँ उसे आप लोग सुने। ठीक है, थी संछत्र रास निशा उत्तेज टपकाती, धोती थी नीरो सभा हृदय थपकाती। तो इन पंक्तियों के अर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पे इतना सब कहने के बाद जो है कैकेयी जब इतना सब पश्चाताप करती है, तो ऐसा प्रतीत होता है, ठीक है, क्या ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कैसा प्रतीत हो रहा है कि जो नक्षत्रों या फिर कहें तारों से भरी हुई रात, ठीक है, स नक्षत्र यानी नक्षत्रों से युक्त, राशि निशा, ठीक है, यानी जो रात है वो क्या है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तारों से भरी जो रात है उसमें जो ओस की बूंदें गिर रही हैं, मानो अश्रु की भांति वो बह रही हैं। ठीक है, फिर रोती थी नीरो सभा हृदय थपकाती, ठीक है, क्या है, रोती थी नीरो सभा हृदय थपकाती, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो वहां पे मौन सभा है क्या है, हृदय पूर्वक क्या है, या फिर कहें कि हृदय पूर्वक रो रही है या फिर रोदन कर रही है। ठीक है, ये जो है इन पंक्तियों का अर्थ हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या तात्पर्य है कि जब कैकेयी जो है अपना पश्चाताप करती है, तो लोग जो है इनके पश्चाताप को देखकर क्या बहुत ही ज्यादा संवेदना उनके प्रति जो है व्यक्त करते हैं, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रकृति और वहां पे उपस्थित व्यक्तियों के द्वारा जो है उन्हें क्षमा कर दिया गया है। ठीक है, ये जो है इन पंक्तियों का अर्थ हो जाएगा। अब प्रश्नों को देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला प्रश्न क्या है, प्रस्तुत पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम बताना है, तो आपको पाठ का नाम लिख लेना है सीधा सा, और क्या है, कैकेयी अनुताप। ठीक है, क्या हो जाएगा, कैकेयी अनुताप हुआ, और कवि कौन है, मैथिली शरण गुप्त जी जो है इन्होंने ये रचना की है। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या की बात करें तो मैंने आप लोगों को पहले ही समझा दिया है। ठीक है, तो अगला प्रश्न क्या है, दुर्बलता का चिन्ह क्या है और इसे कौन किससे कह रहा है। ठीक है, ये जो यहाँ पे प्रश्न दिया हो, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही समझाया, पहली पंक्ति में इसका उत्तर हमें मिल जाता है। क्या लिखा था, दुर्बलता का चिन्ह क्या होता है, सौगंध खाना या फिर शपथ खाना। ठीक है, शपथ खाना जो होता है क्या होता है, दुर्बलता का चिन्ह माना जाता है। इसे कौन और किससे कह रहा था, तो कौन, कैकेयी कह रही थी, किससे कह रही थी, तो प्रभु श्री राम से कह रही थी। ठीक है,
ये जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। फिर है ठहरो मत रोको मुझे, कहूं सो सुन लो, यह कथन किसका और किसके प्रति है। ठीक है, तो ये कथन तो सबसे पहले देख लेते, कथन किसने कहा था। तो मैंने क्या बताया, कैकेयी के द्वारा जितने भी वहां पे पंक्तियां लिखी गई थी वो कैकेयी के शब्द थे। ठीक है, तो किसने कहा, कैकेयी ने कहा, और किसके लिए कहा गया था, तो वहां पे जो उपस्थित सभागण थे या फिर कहें वहां पे जो उपस्थित लोग थे उनके लिए कहा गया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या है, नीरो सभा की क्या स्थिति थी। ठीक है, नीरो सभा की क्या स्थिति देख लेते हैं, क्या लिखा। नीरो सभा की स्थिति यह थी कि वह हृदय को थपथपाते हुए रुदन कर रही थी, यानी रो रही थी। और कहने का अभिप्राय यहाँ पे क्या है, यानी हृदय को थपथपाते हुए रुदन कर रही, इसका अभिप्राय क्या है कि कैकेयी के हृदय परिवर्तन और उसके पश्चाताप को देखते हुए क्या सभा में जो उपस्थित सभी लोग थे वो संवेदना जो है उनके साथ थी। किसके साथ थी, तो कैकेयी के साथ थी। ठीक है, ये जो है क्या हो जाएगा, इन प्रश्नों का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला पद्यांश देख लेते हैं क्या है, मुझे फूल मत मारो मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। ठीक है, होकर मधु के मीत मदन पट तुम कटु गरल न गारो, मुझे विकलता तुम्हें विफलता ठहरो श्रम परिहारो। फिर है नहीं भोगनी या मैं कोई जो तुम जाल पसारो, बल हो तो सिंदूर बिंदु या हर नेत्र निहारो, रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति पर वारो, लो या मेरी चरण धूलि उस रथ के सिर पर धारो। ठीक है, ये यहाँ पे पंक्तियां हैं, यहाँ पे इसका अर्थ देख लेते हैं। क्या लिखा है, मुझे फूल मत मारो मैं अबला वाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। ये यहाँ पे दिए हुए, इसका जान लेते हैं। तो यहाँ पे कौन है, ठीक है, किसके प्रति संवाद है, किसके बीच ये संवाद हो रहा है, ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो यहाँ पे कामदेव और उर्मिला के बीच जो है ये संवाद है। ठीक है, उर्मिला जो है यहाँ पे क्या है, निवेदन कर रही है, किससे, कामदेव से। तो कह रही है हे कामदेव मुझे फूल मत मारो, कामदेव से क्या कर रही है, हे कामदेव मुझे जो है फूलों से युक्त बाणों से मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी कुछ तो दया विचारो। क्या है, मैं युवती हूँ और वियोगिनी हूँ। ठीक है, मैं युवती हूँ और वियोगिनी हूँ, कुछ तो दया विचारो। आपको क्या है, मुझ पर थोड़ा सा तो विचार करना चाहिए। ठीक है, आगे क्या लिखा है, होकर मधु के मीत मदन पट तुम कटु गरल नगारो। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, होकर मधु के मीत मदन पट तुम कटु गरल न गारो। क्या हो जाएगा, होकर मधु के मीत मदन, मदन किसका होता है, तो कामदेव का पर्यायवाची होता है, यानी कामदेव को हम मदन कहते हैं। ठीक है, मीत मतलब होता है मित्र। ठीक है, और मधु मतलब क्या होता है, तो बसंत। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है क्या है, उर्मिला कहती है कामदेव से कि हे कामदेव मुझे क्या है पता है कि तुम किसके मित्र हो, वसंत के तुम मित्र हो। अगर क्या है, पट तुम कटु गरल न गारो। ठीक है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि कह रही है कि मुझे पता है क्या है, तुम चतुर हो और तुम क्या है, वो जो काम रूपी विष है उसकी वर्षा मत करो। ठीक है, फिर है मुझे विकलता तुम्हें विफलता ठहरो श्रम परिहारो। ठीक है, क्या है, मुझ कामदेव से उर्मिला कह रहे हैं कि मैं व्याकुल होंगी, इसमें क्या तुम्हें विफलता यानी तुम्हें असफलता प्राप्त होगी, ठहरो रुक जाओ, श्रम परिहारो रुक जाओ और आराम करो। ठीक है, आपने जो है क्या इतनी मेहनत की है, इससे क्या है, हर बार आप मेहनत करते हैं इससे आप क्या होते हैं, असफल होते हैं, तो थोड़ा सा रुक जाओ, यानी थोड़ा सा रुक कर क्या है, आराम कर लो। ठीक है, फिर नहीं भोगनी या मैं कोई जो तुम जाल पसारो। ठीक है, कह रही है यहाँ पे उर्मिला कामदेव से कि हे कामदेव मैं कोई भोगनी नहीं हूँ। ठीक है, भोग विलास करने वाली स्त्री नहीं हो जो तुम मुझे क्या है, तुम जाल पसारो, जो तुम मुझे जाल या फिर जाल जो है फैला रहे हो। ठीक है, फिर है बल हो तो सिंदूर बिंद या हरिनेत्र निहारो, रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति पर वारो, लो या मेरी चरण धूलि उस रथ के सिर पर धारो। यहाँ पे कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ क्या बल हो तो सिंदूर बिंदु या हरिनेत्र निहारो, रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति पर वारो, लो या मेरी चरण धूलि उस रथ के सिर पर धारो। यहाँ पे कहने का तात्पर्य क्या है, तो महादेव के त्रिनेत्र के समान। ठीक है, क्या है, महादेव के त्रिनेत्र के समान जो क्या है, सभी बाधाओं को हरने वाले हैं या सभी बाधाओं से दूर करने वाले हैं, इस सिंदूर को निहार कर दिखाओ। ठीक है, यहाँ पे इन पंक्तियों का अर्थ हो जाएगा। ठीक है, आगे जो है प्रश्नों को देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कविता का शीर्षक और कवि का नाम बताना है, तो कहाँ से लिया गया है, तो गीत है। ठीक है, क्या है, गीत है, और इसके जो कवि है वो कौन से है, तो मैथिलीशरण गुप्त जी के द्वारा जो है ये लिखा गया है। फिर क्या है, प्रस्तुत पद्यांश में क्या है, उर्मिला ने कामदेव से क्या प्रार्थना की थी, तो
जैसा कि मैंने क्या बताया था आप लोगों को, क्या है, पुष्प बाणों से घायल मत करो, ठीक है। उनसे विनती की थी कि हे कामदेव जो है, तो आप मुझे क्या है अपने पुष्प बाणों से मत मारो, ठीक है। ये जो है इन्होंने प्रार्थना की थी, ठीक है। अगला क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या या फिर भावार्थ, ठीक है। जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया था, ठीक है, अभी एक बार बता देते हैं। आगे देखते हैं क्या है, नहीं भोगनी या मैं कोई तुम जो जाल पसारो। पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए, ठीक है। क्या लिखा है, नहीं भोगनी या मैं कोई जो तुम जाल पसारो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि मैं कोई भोगनी नहीं हूँ या फिर भाव विलास से युक्त कोई युवती नहीं या फिर क्या है कि स्त्री नहीं हूँ जो तुम जो है मेरे प्रति क्या है जाल को फैला रहे हो, ठीक है। ये यहाँ पे इन पंक्तियों का अर्थ हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्या है, इस पद्यांश में अभिव्यक्ति रस का नाम लिखिए, ठीक। यहाँ पे जो है रस का नाम बताना है, किस रस का जो है यहाँ पे उपयोग किया गया है। तो जैसा कि आप लोगों को पंक्तियों से और जो आपको अर्थ बताया उससे स्पष्ट होता है वहां पे कौन सा रस होगा, तो वियोग श्रृंगार, ठीक है। क्या होगा, वियोग श्रृंगार रस यहाँ पे प्रयोग किया गया है। और किसका वर्णन किया गया, यहाँ पे विरहड़ी कौन है, तो उर्मिला है, और लक्ष्मण के वियोग के कारण दुखी है, ठीक है। ये जो है इन प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। अब इसकी जो व्याख्या या जो हमें यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या करनी थी, ये देख लेते हैं। क्या था, मुझे फूल मत मारो मैं अबला बाला वियोगनी कुछ तो दया विचारो। यहाँ पे जो है कामदेव से कह रही है या फिर कह विनती कर रही है, कौन कर रहा है, तो उर्मिला जो है विनती कर रही है कि हे कामदेव मुझे फूल मत मारो, मतलब अपने पुष्प से युक्त जो बाण है वो मत मारो। मैं अबला बाला वियोगनी कुछ तो दया विचारो, यानी मैं युवती हूँ और वियोगनी हूँ, ठीक है। क्या है, मैं युवती और वियोगनी भी हूँ, कुछ तो दया विचारो, क्या है, कुछ तो दया करो, या फिर कहें कि मेरे ऊपर क्या है विशेष आपको दया करनी चाहिए, ठीक है। ये जो है इन पंक्तियों का अर्थ हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, तो यहाँ पे दिया कि आज की दुनिया विचित्र नवीन प्रकृति पर सर्वत्र है, विजयी पुरुष आसीन है, बंधे नर के करो से वार विद्युत भाप, हुक्म पर चलता उतरता है पवन का ताप, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता नर सरित गिरि सिंधु एक समान, ठीक है। ये जो है यहाँ पे पंक्तियां दी हुई है। तो अब जो है क्या अर्थ देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा जो है लिखा गया, ठीक है। ये पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया। और बात करें तो यहाँ पे किसका वर्णन किया गया, तो यहाँ पे जो वर्णन किया गया है वो एक अभिनव मनुष्य, यानी एक कहे कि एक विकासशील मनुष्य के बारे में बताया गया है कि जो आज का मनुष्य है वो कितना जो है विकास कर चुका है, कितना जो है विकसित हो चुका है, ठीक है। उसके द्वारा जो है कुछ भी बचा नहीं है, ठीक है। उसने हर जगह पे जल थल जो है तीनों जगहों पर जो है क्या है अपना सानिध्य या फिर कहें कि अपना जो है अस्तित्व बना रखा है, या फिर कह सकते हैं क्या वहां पे जो उसने सफलता प्राप्त कर ली है, ठीक है। उसी के बारे में यहाँ पे क्या है बताया गया है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आज की दुनिया विचित्र नवीन है, प्रगति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। यहाँ पे कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ पे जो बता रहे रामधारी सिंह दिनकर क्या कहना है कि आज की दुनिया विचित्र है, ठीक है। आज की जो दुनिया है, जो वर्तमान समय में जो दुनिया विद्यमान है वो क्या है, एक अजीब है, ठीक है, अजीबो गरीब है, और क्या है, नवीन है और बिल्कुल नई है, ठीक है। अजीब है और बिल्कुल नई है, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, ठीक है। आज का जो पुरुष या फिर क्या है कि आज का जो मानव या फिर जो मनुष्य है वो क्या है, प्रकृति पर सर्वत्र यानी प्रकृति पर क्या है उसका सर्वत्र अधिकार हो गया, ठीक है। जो फिर है बंधे नर के करो से, करो मतलब क्या होता है, हाथ होता है, ठीक है। और वारी मतलब क्या होता है, जल होता है, विद्युत मतलब बिजली, ठीक है। आज के जो मनुष्य क्या उसके हाथों में क्या है, जल है, विद्युत है, या फिर क्या है बिजली और भाप है। आगे क्या लिखा हुआ कि हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, यानी यहाँ पे क्या है कि जो मनुष्य के एक हुक्म पर या फिर क्या है उसकी एक अनुमति पर क्या है पवन का ताप जो है क्या है उतरता और चढ़ता है, ठीक है। यानी कि चलता है या फिर रुकता है, ठीक है। यानी यहाँ पे कहने का तात्पर्य क्या है कि मनुष्य ने जो है आज वर्तमान जीवन में क्या है प्रकृति के लगभग सभी संसाधनों पर क्या है अपना अधिकार कर लिया है, ठीक है। उसके द्वारा ही क्या है सभी जितने भी प्रकृति के अंग हैं क्या है वे मनुष्य की अनुमति पर चलते हैं, ठीक है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, ठीक है। लांग सकता नर सरित गिरि सिंधु एक समान, ठीक है। पहली लाइन का देखते हैं क्या लिखा हुआ है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, ठीक है। इन सब में क्या है
जो प्रकृति के जितने भी संसाधन या फिर प्रकृति के जितना भी क्षेत्र होता है उस पर क्या है, मनुष्य ने विजय प्राप्त कर लिया है। आज उसमें कोई व्यवधान या फिर कहें कि कोई समस्या नहीं उत्पन्न हो रही है, ठीक है, नहीं बाकी कहीं व्यवधान, ठीक है, कहीं कुछ बचा नहीं है जहां पर मनुष्य ने जो है अपना अधिकार नहीं किया है। लांग सकता नर सरित, ठीक है, गिर सिंधु एक समान। जो आज का मनुष्य यानी जो वर्तमान या फिर कहें कि आधुनिक युग का जो मनुष्य है वो क्या है, लांग सकता है, यानी नांग सकता है क्या, नर, ठीक है। आज का जो मनुष्य है क्या, सरित मतलब क्या होता है, नदी, क्या नदी नांग सकता है। गिर मतलब क्या होता है, पर्वत, पर्वत, ठीक है, पर्वत पहाड़ों को जो है नांग सकता है। एक साथ जो है क्या, आज का जो मनुष्य होता है वो एक साथ नदी, पर्वत और सिंधु को क्या है, एक साथ जो है लांग सकता है, ठीक है। ये जो है इन पंक्तियों का अर्थ हो जाएगा। अब जो है इनके प्रश्नों को देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, कविता का शीर्षक एवं कवि, ठीक है, तो कवि मैंने क्या बताया था, रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा जो है ये लिखा गया है, ठीक है। और अभिनव मनुष्य, ठीक है, अभिनव मनुष्य जो है इसका शीर्षक हो जाएगा। फिर क्या है, आज के मनुष्य ने किस पर विजय प्राप्त कर ली है, ठीक है, यहाँ पे बताना है जो आज का मनुष्य है उसने किस पर विजय प्राप्त कर ली है, तो प्रकृति पर, ठीक है, बात कर सकते हैं किस पे, प्रकृति पर जो है आज के मनुष्य ने क्या है, विजय प्राप्त कर ली है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं प्रकृति के सभी अंगों पर जो है इसने विजय प्राप्त कर ली। अगला प्रश्न क्या, किसके हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता और उतरता है, तो किसके हुक्म पर, तो क्या बताया मैंने कि मनुष्य, यानी आज का जो मनुष्य है उसकी अनुमति पर जो है पवन का क्या है, ताप चढ़ता है और उतरता है, ठीक है। फिर कहीं भी व्यवधान नहीं बाकी है, क्या क्या अर्थ है, ठीक है, क्या कहीं भी व्यवधान नहीं है बाकी का, तो इसका अर्थ क्या होता है कि मनुष्य के सामने जो है अब कोई भी क्या है ऐसी समस्या नहीं है, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो उसके मार्ग पर किसी तरह का क्या है व्यवधान या फिर बाधा उत्पन्न कर सके, ठीक है। ये जो है इन प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। अगला पद्यांश यदि हो, थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। इन जो पंक्तियां यहाँ पे दी गई हैं इसमें क्या वर्णन किया गया है, किसके बारे में बताया गया, तो यहाँ पे जो है क्या परमाणु बम से होने वाले नुकसान और उससे क्या क्या लोगों को नुकसान हुई या फिर प्रकृति को क्या क्या नुकसान हुआ उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। यानी यहाँ पे जो नागासाकी, जापान के नागासाकी में जो परमाणु हमला हुआ था उसके बारे में जो है कवि ने जो है अपनी पंक्तियों के माध्यम से क्या है बताया या फिर उसके जो है व्यक्त किया है। लिखा है, छाए मानव जन की दिशाहीन है, ठीक है। जो आज का मनुष्य है उसकी छाया, यानी जो कह सकते हैं छाया मतलब क्या होता है, प्रतिछाया जो है क्या है, दिशाहीन है, यानी उसका कोई दिशा भी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल दिशाहीन है। सब ओर पड़ी वह सूरज नहीं उगा था, पूरब में वह वर्षा सहसा। यहाँ पे कहने का तात्पर्य क्या है कि सूरज था, ठीक है, सूरज की यहाँ पे किससे तुलना की गई है, तो एक परमाणु बम से तुलना की गई है, ठीक है। परमाणु बम को भी सूरज बताया गया, लेकिन अंतर क्या है, एक प्राकृतिक सूरज है जो उगता है, ठीक है, क्या लिखा हुआ, सब ओर पड़ी वह सूरज, एक प्राकृतिक सूरज है जो उगता है, तो क्या चारों तरफ धूप फैलाता है, उससे क्या है जो प्रकृति होती है वो खिल उठती है। लेकिन एक मानव, ठीक है, एक मानव निर्मित जो सूरज होता है उसके द्वारा क्या होता है, तो जो यहाँ पे बताया गया, तो आगे क्या लिखा कि नहीं उगा था पूरब में वह वर्षा सहसा, ठीक है। जो सूरज उगता है वो क्या है पूरब में नहीं उगा था, लेकिन क्या है वो अचानक से गिरा था। कहाँ पे गिरा था, बीचों बीच नगर के, ठीक है, जो नागासाकी शहर था उसके बीचों बीच नगर में मानव कृत्रिम जो परमाणु बम था वो नागासाकी शहर के बीचों बीच में गिरा था, ठीक है। काल सूर्य के रथ के पहियों के जो अरे टूट कर बिखर गए हों दसों दिशा में। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो जहां पे जो परमाणु बम गिरा था, यानी जो मानव प्रमित जो परमाणु बम गिरा था उससे क्या हुआ, तो उससे हुआ कि जो जहां पे परमाणु बम यानी नागासाकी शहर के जिस स्थान पर जो है बम गिरा था वहां पे क्या होगा, एक गड्ढा हो गया, ठीक है, धरती में एक गड्ढे के समान हो गया है। फिर बिखर गए हो दसों दिशाओं में, ठीक है। फिर कुछ छड़का हुआ उदय अस्त केवल एक प्रज्वलित छड़ की दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी थी, ठीक है। वो जो है कुछ क्षण के लिए, ठीक है, कुछ समय या फिर कहें कुछ पल के लिए उदय हुआ और अस्त भी हो गया, ठीक है, कुछ पल के लिए वो उदय हुआ और अस्त भी हो गया, केवल एक प्रज्वलित क्षण की, ठीक है, केवल एक क्षण के लिए क्या है वो उदय हुआ और अस्त भी हो गया। फिर है दृश्य शोक लेने वाले दोपहरी, ठीक है, लेकिन उसके एक क्षण से, ठीक है, एक क्षण के उदय से क्या हुआ, उसने क्या है जो विनाश फैलाया, यानी जो विनाश किया है वहां का रहने वाले शहरों का, प्रकृति का और मनुष्यों को जो नुकसान पहुंचाया वो क्या है बहुत ही खतरनाक था, ठीक है। दृश्य शोक लेने वाली दोपहरी, ठीक है, वो जो दृश्य था
यानी वहां का जो एक दृश्य था वो कैसा था, एक शोक लेने वाले दोपहरी के समान था, ठीक है, यानी बहुत ही ज्यादा नुकसान वहां पे पहुंचाया गया था, ठीक है। ये जो यहाँ पे पंक्तियां दी, अब जो है ये पंक्तियों का अर्थ हो जाएगा। अब जो है इनका प्रश्नोत्तरों को देख लेते हैं। वह सूर्य किस दिशा में उदित हुआ था, तो क्या हो गया, वो सूर्य पूरब में नहीं उदित हुआ था। कहां पे उदित हुआ था, तो देख सकते हैं कि बल्कि उसका उदय क्या हुआ, अचानक ही हिरोशिमा के एक मध्य स्थित में हुआ था, यानी एक मध्य भाग में स्थित हुआ था। कहां पे हुआ था, तो हिरोशिमा में, ठीक है। फिर 10 दिशाएं कौन कौन सी थी, ठीक है, यहाँ बताना है कि जो 10 दिशाएं थी वो कौन कौन सी थी। तो ऊर्ध्व होगा, ईशान होगा, पूर्व, अग्नि, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य और उत्तर और अधो। यहाँ पे कहने का तात्पर्य यानी जो 10 दिशाएं यहाँ पे दी हुई है, यानी पूरी दिशाएं दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, उत्तर, पश्चिम, पूरब, पश्चिम, ठीक है, और दक्षिण, ये सब दिशाओं में क्या है, वो जो 10 दिशाएं कौन सी है, तो यही जो है क्या है, सब दिशाएं हो जाएंगी, ठीक है। फिर है काल सूर्य के रथ में कौन सा अलंकार है, ठीक है। यहाँ पे कैसा प्रश्न पूछ लिए कि आपको यहाँ पे अलंकार बताना है। प्रश्न किसमें पूछे, तो काल सूर्य के रथ, ठीक है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग को याद रखना है कौन सा होगा, रूपक अलंकार, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, तो रूपक अलंकार हो जाएगा। किसमें, काल रूप के रथ, ठीक है, इसमें रूपक अलंकार होगा। यहाँ पे उपमेय कौन है, तो सूर्य है, ठीक है, और उपमान काल को एक रूप कह दिया जाने वाले के कारण क्या है, रूपक अलंकार हो गया, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, पाठ और उसके रचनाकार का नाम बताना है। तो पाठ कौन सा हो जाएगा, हिरोशिमा, ठीक है, हिरोशिमा जो है पाठ का नाम हो जाएगा। और किसके द्वारा लिखा गया है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी के द्वारा जो है रचना की गई है, ठीक है। तो ये रहे आपके महत्वपूर्ण पद्यांश, ठीक है, आपको इन्हें अच्छे से तैयार कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्या है, आप लोग अपना ख्याल रखिए और जो है पढ़ते रहिए, ठीक है, धन्यवाद।